हर रोज सूरज डूबने से पहले विल नेविल अपने घर की पूरी तैयारी कर लेता है। जैसे ही शाम होने लगती है, वह सबसे पहले अपने दरवाजे के आसपास अल्कोहल छिड़कता है ताकि उसकी गंध बाहर न जाए। उसके बाद वह भारी स्टील की प्लेटें लगाकर खिड़कियों और दरवाजों को बंद कर देता है। ये सब वह इतनी आदत से करता है जैसे कोई रोज का नियम निभा रहा हो। घर के अंदर वह लाइट तक नहीं जलाता। बाहर से देखने पर उसका घर पूरी तरह सुनसान और खाली लगता है, लेकिन इसके बावजूद उसे पूरी तरह सुरक्षित महसूस नहीं होता। रात होते ही वह अपनी राइफल को सीने से लगाए और अपने जर्मन शेपर्ड कुत्ते सैम के साथ बाथटब में जाकर सोता है। वहीं उसे थोड़ी सी शांति मिलती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि जैसे ही अंधेरा फैलता है, बाहर की दुनिया बदल जाती है। दिन में जो शहर शांत और खाली दिखाई देता है, रात में वही जगह भयानक जीवों से भर जाती है। ये वे लोग हैं जो कई साल पहले फैले एक खतरनाक वायरस की वजह से बदल गए थे। साल 2012 में एक मेडिकल प्रयोग गलत हो गया था। एक वायरस जिसे कैंसर का इलाज समझा जा रहा था, पूरी दुनिया में फैल गया। इस वायरस ने लगभग 90% लोगों की जान ले ली। करीब 9% लोग जिंदा तो बचे, लेकिन वे इंसान नहीं रहे। वे डार्क सीकर्स बन गए, ऐसे जीव जिन्हें सूरज की रोशनी सहन नहीं होती और जो सिर्फ रात में बाहर निकलते हैं। उनकी ताकत और सूंघने की शक्ति बेहद तेज है। बाकी बचे बहुत कम लोग थे और विल उन्हीं में से एक था। उसके शरीर में एक ऐसी एंटीबॉडी थी जिसने उसे संक्रमित होने से बचा लिया। सुबह ठीक 8 बजे विल घर से निकलता है। वह अपनी फोर्ड मस्टैंग स्टार्ट करता है और वीरान न्यूयॉर्क की सड़कों पर निकल पड़ता है। कभी भीड़ से भरा रहने वाला ये शहर अब पूरी तरह खाली है। गाड़ियां सड़कों पर जंग खा रही हैं, दुकानों के शीशे टूटे हुए हैं और हर जगह खामोशी पसरी है। अब उसके लिए सबसे जरूरी चीज है खाना। पहले जहां सुपरमार्केट भरे रहते थे, अब वहां कुछ भी नहीं बचा, इसलिए उसे शिकार करना पड़ता है। एक दिन वह एक हिरन का पीछा कर रहा होता है। जैसे ही वह निशाना साधने वाला होता है, अचानक एक शेरनी हिरन पर झपट पड़ती है। विल राइफल उठाता है, लेकिन तभी पास में एक शेर और उसके 2 बच्चे दिखाई देते हैं। ये दृश्य देखकर वह रुक जाता है। उसे अपने परिवार की याद आ जाती है जिन्हें वह इस वायरस में खो चुका है। वह गोली नहीं चलाता। वह समझता है कि अब इस बदली हुई दुनिया में जानवर ही प्राकृतिक संतुलन बनाए हुए हैं। शिकार से लौटने के बाद वह अपने घर के नीचे बने लैब में जाता है। विल सिर्फ एक सर्वाइवर नहीं है, वह एक वैज्ञानिक भी है। वह इस वायरस का इलाज खोजने की कोशिश कर रहा है। उसने संक्रमित चूहों पर कई प्रयोग किए हैं। हर दिन वह उम्मीद करता है कि शायद आज कोई फर्क दिखे। उस दिन उसे एक चूहे में हल्का बदलाव नजर आता है। वह बाकी चूहों से शांत है, उसका व्यवहार थोड़ा सामान्य लगता है। विल के अंदर उम्मीद की एक छोटी सी किरण जागती है। अगर यह वैक्सीन काम कर रही है तो शायद इंसानों को भी वापस लाया जा सकता है। दोपहर ठीक 12 बजे वह रोज की तरह रेडियो ऑन करता है और एक ही संदेश दोहराता है। अगर कोई भी इंसान उसे सुन रहा हो तो वह न्यूयॉर्क में है और हर दिन एक तय जगह पर इंतजार करता है। 3 साल हो चुके हैं, लेकिन उसे कभी कोई जवाब नहीं मिला। अकेलापन इंसान को अंदर से तोड़ देता है। विल भी इससे अछूता नहीं है। वह कभी कभी वीडियो स्टोर जाता है और वहां रखे पुतलों से बात करता है। उन्हें नाम देकर उनसे हालचाल पूछता है। यह अजीब जरूर है, लेकिन जब आपके पास बात करने के लिए कोई इंसान न हो तो इंसान खुद से ही दुनिया बना लेता है। एक दिन जब वह शिकार के लिए बाहर होता है, उसका कुत्ता सैम अचानक सतर्क हो जाता है। दूर एक हिरन दिखाई देता है। विल उसे पकड़ने के लिए पीछे जाता है, लेकिन हिरन भागते भागते एक अंधेरी इमारत में घुस जाता है। सैम भी उसके पीछे चला जाता है। विल घबरा जाता है। वह जानता है कि अंधेरी जगहें डार्क सीकर्स के लिए सुरक्षित ठिकाना होती हैं, लेकिन सैम उसके लिए सब कुछ है, इसलिए वह हिम्मत करके अंदर जाता है। इमारत के अंदर घुप्पर अंधेरा है। टूटी हुई दीवारें और बिखरा सामान माहौल को और डरावना बना रहे हैं। सीढ़ियों पर उसे खून के निशान दिखाई देते हैं। ऊपर जाकर वह देखता है कि वही हिरन मारा जा चुका है। इसका मतलब साफ है, डार्क सीकर्स पास ही हैं। तभी उसे अंधेरे में हलचल दिखती है। कुछ परछाइयां धीरे धीरे हिल रही हैं। उसकी सांसें तेज हो जाती हैं। वह सैम को खोजता है और आखिरकार उसे एक मेज के नीचे दुबका हुआ पाता है। वह सैम को आवाज देने ही वाला होता है कि अचानक उसे पीछे किसी की आहट महसूस होती है। जैसे ही वह मुड़ता है, एक डार्क सीकर उस पर हमला कर देता है। किसी तरह वह खुद को बचाता है, सैम को पकड़ता है और दोनों भागते हुए खिड़की से छलांग लगा देता है। जो डार्क सीकर उनके पीछे आता है, वह धूप में गिरते ही तड़पने लगता है और मर जाता है। विल बुरी तरह हिल चुका है, लेकिन अब उसे पता है कि इन जीवों का ठिकाना कहाँ है। उस अंधेरी इमारत से बचकर निकलने के बाद भी विल का दिमाग शांत नहीं हो पा रहा था। उसे अब साफ समझ आ गया था कि डार्क सीकर सिर्फ जंगली जानवरों की तरह नहीं हैं। वे छिपते हैं, इंतजार करते हैं और सही मौके पर हमला करते हैं। ये बात उसे अंदर तक बेचैन कर रही थी। घर लौटकर उसने तय किया कि अब उसे एक जिंदा डार्क सीकर पकड़ना ही होगा। वैक्सीन के प्रयोग के लिए यह जरूरी था। अगर इलाज सच में काम कर रहा है तो उसे किसी असली संक्रमित इंसान पर आजमाना पड़ेगा। अगले दिन उसने उसी इमारत के बाहर एक जाल लगाया। उसने अपने खून की एक छोटी सी शीशी वहां रख दी ताकि उसकी गंध डार्क सीकर्स को आकर्षित करे।
खुद वह थोड़ी दूरी पर छिपकर बैठ गया। कुछ ही मिनटों में एक फीमेल डाकसीकर बाहर आई। वह बेचैन थी, जैसे किसी को ढूंढ रही हो। तभी जाल सक्रिय हुआ और वह उसमें फंस गई। विल तुरंत आगे बढ़ा और उसे बेहोश करके अपनी गाड़ी में डाल लिया। लेकिन उसी पल अंधेरे से एक और आकृति उभरी। वह बाकी डाकसीकर्स से अलग था। उसकी चाल में घबराहट नहीं थी, बल्कि गुस्सा और समझ थी। उसकी आंखें सीधे विल पर टिकी थीं। वह कुछ सेकंड तक खड़ा रहा, जैसे इस चेहरे को याद कर रहा हो। विल उस वक्त यह नहीं समझ पाया कि उसने किसकी साथी को पकड़ लिया है। घर लौटकर उसने फीमेल डाकसीकर को अपनी लैब में सुरक्षित बांध दिया। उसने वैक्सीन का इंजेक्शन दिया और उसकी हालत पर नजर रखने लगा। कई दिन तक कोई खास फर्क नहीं दिखा, लेकिन धीरे धीरे उसकी धड़कन सामान्य होने लगी। उसकी त्वचा की सूजन कम होने लगी। उम्मीद की एक छोटी सी रोशनी फिर से जल उठी। लेकिन इसी दौरान एक और हादसा हो गया। एक रात जब विल और सैम घर के बाहर थे, अचानक डाकसीकर शिकारी कुत्तों ने हमला कर दिया। वे पहले से ज्यादा संगठित और आक्रामक थे। विल ने गोली चलाकर उन्हें रोका, लेकिन लड़ाई के दौरान एक कुत्ते ने सैम को काट लिया। घर लौटते समय विल की हालत टूट चुकी थी। वह जानता था कि वायरस के खिलाफ उसके पास एंटीबॉडी है, लेकिन सैम के पास नहीं। उसने तुरंत दवा लगाई, पट्टी बांधी और उसे गोद में लेकर बैठ गया। वह खुद को दिलासा देता रहा कि सब ठीक हो जाएगा। लेकिन धीरे धीरे सैम की आंखों में बदलाव आने लगा। उसका शरीर कांपने लगा। वह विल को पहचान नहीं पा रहा था। विल के सामने सबसे दर्दनाक फैसला था। वह अपने आखिरी साथी को उस हालत में नहीं देख सकता था। आंसुओं के साथ उसने उसे अपने सीने से लगाया और भारी दिल से उसका अंत कर दिया। उस रात विल पूरी तरह टूट गया। गुस्से और दर्द में उसने उसी रात अपनी कार उठाई और डाकसीकर्स के इलाके में घुस गया। उसने बिना सोचे समझे गोलियां चलानी शुरू कर दी, लेकिन वह संख्या में बहुत ज्यादा थे। कुछ ही मिनटों में उसकी कार गिर गई, कांच टूटने लगे, कार पलट गई, वह घायल हो गया। उसी समय अचानक तेज हेडलाइट्स दिखाई दी। किसी ने गोलियां चलाकर डाकसीकर्स को पीछे हटाया। विल बेहोश हो गया। जब वह जागा तो उसने खुद को अपने ही घर में पाया। उसकी टांग पर पट्टी बंधी थी। उसके सामने एक औरत और एक छोटा बच्चा खड़े थे। 3 साल बाद उसने किसी इंसान का चेहरा देखा था। औरत ने अपना नाम एना बताया। उसने कहा कि उसने रेडियो पर विल की आवाज सुनी थी। वह सुरक्षित जगह की तलाश में थी और न्यूयॉर्क आई थी। एना ने बताया कि वर्मोंट में एक सुरक्षित कॉलोनी है जहां बचे हुए लोग रह रहे हैं। विल को ये बात सुनकर गुस्सा आ गया। वह मान चुका था कि वह आखिरी इंसान है। उसका दिमाग सिर्फ साइंस और इलाज पर टिका हुआ था। उसे यकीन नहीं था कि कहीं और भी जिंदगी बची हो सकती है। लेकिन उसी रात सब बदल गया। सूरज डूबते ही घर के बाहर अजीब हलचल शुरू हुई। जब विल ने खिड़की से देखा तो सैकड़ों डाकसीकर्स उसके घर की ओर बढ़ रहे थे। वे सीधे उसी दिशा में आ रहे थे जहां लैब थी। अब उसे समझ आया, वे फीमेल डाकसीकर को लेने आए हैं। इस बार वे पहले से ज्यादा संगठित थे। उन्होंने स्ट्रीट लाइटें तोड़ दी ताकि अंधेरा जल्दी फैले। उन्होंने दीवारों पर एक साथ हमला करना शुरू कर दिया। विल ने बम सक्रिय किए और कई डाकसीकर्स मारे गए, लेकिन उनका लीडर वही अल्फा अब भी जिंदा था। तीनों तहखाने में छिप गए। कांच की मोटी दीवार के पीछे वे खड़े थे। बाहर अल्फा जोर जोर से दरवाजे पर प्रहार कर रहा था। उसी समय एना ने देखा कि फीमेल डाकसीकर की हालत बदल रही है। उसकी सांसें सामान्य हो रही थीं। उसकी आंखों में इंसानी भाव लौट रहे थे। इलाज काम कर रहा था। कांच लगभग टूटने ही वाला था। तभी विल ने अचानक फैसला किया। वह फीमेल डाकसीकर को लेकर बाहर चला गया। एना हैरान रह गई। बाहर अल्फा खड़ा था। उसकी नजर सीधे अपनी साथी पर थी। कुछ सेकंड के लिए दोनों एक दूसरे को देखते रहे। विल ने धीरे से उसे उसकी साथी सौंप दी। उसने समझ लिया था वे हमला करने नहीं आए थे, वे उसे वापस लेने आए थे। अल्फा ने विल को देखा। उस नजर में गुस्सा था, लेकिन साथ ही चेतावनी भी। फिर वह अपनी साथी को उठाकर पीछे हट गया। पूरा झुंड धीरे धीरे उसके साथ चला गया। कोई हमला नहीं हुआ। शांति छा गई। विल को उसी पल समझ आया, 3 साल तक वह खुद को आखिरी इंसान समझता रहा, लेकिन डाकसीकर्स के लिए असली लेजेंड वह खुद था।